हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल एकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सल्तनत काल का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत कालीन संस्कृत एवं हिंदी साहित्य की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य की। संस्कृत साहित्य की बात करें तो सल्तनत काल में जो संस्कृत भाषा थी वो उच्च हिंदू वर्ग की भाषा थी। यानी कि उच्च जो हिंदू वर्ग था वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल बोलचाल के लिए करता था। इस युग में संस्कृत की मौलिक रचनाओं का सृजन न होकर अधिकांश पुस्तकें ग्रंथों पर टीका के रूप में लिखी गई थी। यानी कि जो ये काल था उस समय संस्कृत की मौलिक रचनाओं की रचना नहीं हुई थी, यानी कि ओरिजिनल कोई रचना नहीं लिखी गई थी, बल्कि जो प्राचीन समय के हमारे संस्कृत ग्रंथ थे उन ग्रंथों पर टीका के रूप में रचनाएं इस समय पर लिखी गई थी। टीका मतलब जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका सार, समीक्षा या फिर टिप्पणी कह सकते हैं। तो ग्रंथों पर टीका के रूप में जो भी ग्रंथ थे वो यहाँ पर लिखे गए थे। आगे बात करें तो जो रामानुज थे, रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी थी। जो ब्रह्मसूत्र है वो भी प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, तो उस पर टीका लिखी थी रामानुज ने। विजयनगर के जो कवि सायण थे उन्होंने वेदों पर टीका लिखी थी। जिन प्रभु सूरी ने विविध तीर्थ कल्प की जो रचना की थी। 1300 ईस्वी के आसपास पार्थ सारथी ने कर्म मीमांसा पर कई सारे ग्रंथ लिखे थे। जो पार्थ सारथी थे उन्होंने प्राचीन ग्रंथ कर्म मीमांसा पर कई सारे ग्रंथ लिखे थे, और इन ग्रंथों में से जो शास्त्र दीपिका था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ था इनका। आगे बात करें तो एक प्रसिद्ध फारसी कवि थे, यानी कि फारसी भाषा के कवि थे जो कि थे जामी, यानी कि फारसी कवि जामी ने यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी का फारसी से संस्कृत में अनुवाद किया था। और ये एक तरह का अपवाद है। अपवाद क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ होते थे उनका अरबी और फारसी या फिर उर्दू में अनुवाद किया जाता था, लेकिन ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका फारसी से संस्कृत में अनुवाद किया गया था। यानी कि ये मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसको कवि जामी के द्वारा संस्कृत में अनुवादित किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि फारसी भाषा में मूल रूप से लिखा गया था लेकिन बाद में उसका संस्कृत में अनुवाद हुआ, तो वो यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी है। अब हम बात करते हैं इस काल की जो ऐतिहासिक संस्कृत काव्य रचनाएं हैं उनकी, यानी कि संस्कृत भाषा में जो काव्य रचनाएं हैं, यानी कि जिनको काव्य के शैली में लिखा गया है। तो कल्हण की राजतरंगिणी है जो कि काव्य में लिखी गई है, और इससे हमें कश्मीर का जो इतिहास है उसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा प्रज्ञा भट्ट और सुक की राजवती पताका है। नयन चंद्र सूर्य का हम्मीर महाकाव्य है। पट्टभट्ट की प्रसंग रत्नावली है। विद्यारण्य की राजकला निर्णय है, और राजनाथ की सोलुक अभ्युदय है। ये जो भी 6 रचनाएं हैं ये क्या है? काव्य रचनाएं हैं जो इस समय की काफी फेमस रचनाएं हैं। आगे हम बात करते हैं संस्कृत में जो नाटक लिखे गए हैं उनकी। तो जयदेव है, जयदेव का जो हरिकेली और प्रसन्न राघव है ये संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है। इसके अलावा सोमदेव का ललित विग्रहराज ये भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया नाटक है। आगे बात करें तो जो जैन विद्वान थे हेमचंद्र सूरी, उन्होंने भी संस्कृत साहित्य के विकास में काफी योगदान दिया है। तो इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया उसको देखते हैं। तो जो हेमचंद्र सूरी थे, यानी कि ये क्या थे? एक जैन विद्वान थे। तो जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी ने सिद्ध हेम शब्दानुशासनम नामक एक नूतन पंचांग की जो व्याकरण थी उसको तैयार किया था, और इस व्याकरण में मूल पाठ, धातु पाठ, गण पाठ और उणादि प्रत्यय और लिंगानुशासन जो भी 5 भाग होते हैं व्याकरण के, उन पांचों से ये परिपूर्ण है। ये जो ग्रंथ है इनका व्याकरण के ऊपर ये पांचों से परिपूर्ण है। इसके अलावा आचार्य जो हेमचंद्र हैं उनको संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण माना जाता है। यानी कि आपने अगर कभी संस्कृत पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो संस्कृत है उसमें जो व्याकरण शास्त्र है, यानी कि व्याकरण में जो पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है, उनको त्रिमुनि या फिर मुनित्रय कहा जाता है। यानी कि ये क्या थे? ये काफी बड़े व्याकरण थे। तो अगर बात करें संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण की तो वो आचार्य हेमचंद्र को ही माना जाता है। इसके अलावा सल्तनत कालीन कवि गंगाधर ने गंगादास प्रताप विलास और तप्ती सवर्णोपाख्यान की जो रचना थी वो की थी। यानी कि ये जो कवि गंगाधर हैं इनकी ये 2 रचनाएं हैं, इनकी इन्होंने रचना की। इसके अलावा एक कवि पोन्नगति तेलंगन राय थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ययति चरितामू नामक एक ग्रंथ लिखा था, और ये जो ययति थे ये हमारे एक प्राचीन शासक हुए हैं। तो वो जो शासक थे ययति, उनका जो चरित्र है वो इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ जो संस्कृत ग्रंथ थे इस समय के उनके बारे में, कि उनकी रचना किस कवि ने की या किस लेखक ने की। तो प्रताप रुद्रदेव, यशोभूषण और कृष्ण चरित्र, ये 2 ग्रंथ रचनाएं हैं। इनकी जो रचना थी वो अगस्त्य के द्वारा की गई है। इसके अलावा
अलावा रुक्मिणी कल्याण है, इसकी जो रचना है वो विद्या चक्रवर्ती तृतीय के द्वारा की गई है। आगे बात करें तो एक नरकासुर विजय है। नरकासुर विजय की जो रचना है वो माधव के द्वारा की गई है, इनकी नरकासुर विजय की रचना माधव के द्वारा की गई है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी की जो रचना है वो विद्यापति के द्वारा की गई है। शंकर विजय की जो रचना है वो विद्यारण्य के द्वारा की गई है। हमीर महाकाव्य की जो रचना है वो नयन चंद्र सूरी के द्वारा की गई है। नारायण विलास की जो रचना है वो विरूपाक्ष के द्वारा की गई है, और ये जो विरूपाक्ष थे वो विजयनगर जो राज्य था उसके सम्राट थे। जामवंती कल्याण की जो रचना है वो कृष्णदेव राय ने की थी, और जो कृष्णदेव राय हैं वो भी विजयनगर के ही सम्राट थे। इसके अलावा हमीर मद मर्दन ये जयसिंह सूरी की रचना है। गीत गोविंद ये जयदेव की रचना है। इसमें जो आपका ये हमीर महाकाव्य है, जामवंती कल्याण है और हमीर मद मर्दन और ये जो गीत गोविंद है, ये काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनमें अक्सर जो एग्जाम है उनमें प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा गंगादास प्रताप विलास गंगाधर ने इसकी रचना की। इसके अलावा मिताक्षरा है, ये विज्ञानेश्वर की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रद्युम्न उदय ये रवि वर्मन की रचना है, और ये जो रवि वर्मन है ये केरल के राजकुमार थे। इसके अलावा पार्वती परिणय, नल अभ्युदय, रघुनाथ चरित्र, बामन भट्ट प्रताप, रुद्र कल्याण, ये क्या है, ये विद्यानाथ की रचना है। इसके अलावा विधेय माधव, ललित माधव ये रूप गोस्वामी की रचना है, और जो रूप गोस्वामी थे वो बंगाल का जो शासक था हुसैन शाह उसका मंत्री था, यानी कि ये जो रूप गोस्वामी है ये हुसैन शाह के मंत्री थे। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य की बात करें तो सबसे पहले हिंदी को देखते हैं। बात करें हिंदी भाषा के उदय की, कि हिंदी भाषा की जो शुरुआत थी या जो उसका उदय था, क्योंकि आप जानते हैं कि अब तक क्या थी, हमारी जो आम बोलचाल की या जो उच्च वर्ग की या जो भी भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। उसके बाद में मध्यकाल तक आते आते जो संस्कृत भाषा थी वो उच्च हिंदू वर्ग की भाषा रह गई थी, यानी कि कई सारी जो लोकल लैंग्वेज थी वो आ गई थी। तो जो हिंदी भाषा का उदय था वो भी यहीं पर शुरू हुआ। तो हिंदी भाषा का जो उदय था वो शौरसेनी जो लोकल भाषा थी, इसके अलावा जो अर्धमागधी भाषा थी, इन दोनों के योग से, इन दिनों के मिलन से माना जाता है। जो सैफुद्दीन यजदी थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जफरनामा। जब हमने दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको देखा था तो वहां पर इसको कवर किया था। तो जो सैफुद्दीन यजदी की जफरनामा है उसमें यानी कि 1425 से 24 से 25 के बीच में इसकी जो रचना की गई थी, इसमें ही सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग यजदी के द्वारा किया गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल या प्रारंभिक काल को, यानी कि हिंदी साहित्य का जो शुरुआती समय है जब इसकी शुरुआत हुई, तो उसको आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल का जो प्रारंभ है वो 8वीं सदी से 14वीं सदी तक माना जाता है। इसके अलावा इस समय की सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है उसकी बात करें तो वो पृथ्वीराज रासो है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसकी जो शैली है वो पिंगल शैली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसकी जो शैली है वो कौन सी है, तो ये पिंगल शैली में लिखा गया है। इसके अलावा जगनिक जो कवि जगनिक हैं उनके द्वारा परमाल रासो की रचना की गई है, और ये जो परमाल रासो है इसे ही उत्तर प्रदेश में आलाखंड कहा जाता है। आगे बात करें तो 14वीं सदी में वर्ण रत्नाकर नामक एक शब्दकोश की रचना भी की गई थी। 12वीं सदी में पंडित दामोदर ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक एक जो ग्रंथ था उसको अवधी भाषा में लिखा था। अवधि की बात करें तो अवधि भी हिंदी का ही एक स्वरूप माना जाता है। मुल्ला दाऊद ने 14वीं सदी में चंदायन यानी कि अवधी भाषा में चंदायन नामक एक जो कविता है उसकी रचना की थी, यानी कि ये जो चंदायन नामक रचना है ये मुल्ला दाऊद की है जिसको उन्होंने 14वीं सदी में रचित किया था, और इसकी जो भाषा है वो अवधी है। आगे बात करें तो जो अवधी है, अभी मैंने बताया ही कि जो अवधी है वो हिंदी भाषा का ही एक रूप है। इसके अलावा कवि मंझन है, मंझन ने मधुमालती की रचना की है। अब हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत अवधी भाषा में फारसी की नस्तालीक लिपि में लिखा था। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पहली तो जो पद्मावत है वो क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसकी जो रचना है वो 1540 ईस्वी में की गई, और इसमें जो स्टोरी है वो पद्मावती जो महारानी पद्मावती थी उन्होंने जो जौहर किया था उसके बारे में बताया गया है। इसकी जो भाषा है वो अवधी है, और जो और अब भाषा अवधी है लेकिन जो इसकी लिपि है वो नस्तालीक यानी कि फारसी की जो नस्तालीक लिपि है उसमें लिखा गया है। जायसी सूफी संत शेख बुरहान के शिष्य थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जायसी थे मलिक मोहम्मद जायसी वो किसके शिष्य थे, तो वो सूफी संत शेख बुरहान के शिष्य थे। जायसी की अन्य रचनाओं की बात करें तो पद्मावत के अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है अखरावट,
कान्हावत और आखिरी कलाम, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं कुतबन की। कुतबन की बात करें तो ये एक मुस्लिम कवि थे। इन्होंने भी हिंदू पौराणिक नायकों पर अवधी भाषा में 501 ईस्वी में मृगावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो हिंदू पौराणिक नायक थे उनके ऊपर अवधी भाषा में एक ग्रंथ मृगावती की रचना की। और ये जो मृगावती है, इसमें स्टोरी किसकी है, तो इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र और कंचनपुर की जो राजा थे उनकी कंचनपुर के जो राजा थे रूप मुरारी, उनकी जो बेटी थी मृगावती, इन दोनों की जो प्रेम कथा है उसको दिखाया है। आगे बात करें तो जो उस्मान थे, उन्होंने चित्रावली की रचना की है। चित्रावली की रचना की है उस्मान ने। अब आगे बात करते हैं आमिर खुसरो की। जो ये चित्रावली है ये उस्मान की है, और इसी तरह आप जानते हैं कि तुलसीदास की भी चित्रावली, दोहावली आदि जो रचनाएं हैं, तो आप उनसे इनको कंफ्यूज ना करिएगा। उसके अलावा बात करते हैं आमिर खुसरो की। तो आमिर खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी का निसंकोच प्रयोग किया। यानी कि आमिर खुसरो के बारे में हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू जो भी है उसका आविष्कार किया। इसके अलावा आमिर खुसरो ने हिंदी भाषा का भी काफी जो प्रयोग है वो किया है अपनी रचनाओं में। तो आमिर खुसरो की जो पहेलियां हैं, आप जानते हैं कि पहेलियों का जो जन्मदाता है वो आमिर खुसरो को ही माना जाता है। तो आमिर खुसरो की जो पहेलियां हैं उसमें हिंदवी भाषा का प्रयोग मिलता है। जो हिंदी है, हिंदी में मसनवी लिखने का जो प्रथा है वो तुगलक काल से प्रारंभ होती है। मसनवी कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ को। तो हिंदी भाषा में ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने की जो प्रथा थी वो तुगलक काल से शुरू होती है। मैथिली साहित्य की बात करें तो मैथिली साहित्य में विद्यापति जो ठाकुर थे उन्होंने काफी योगदान दिया है। इसके अलावा विद्यापति जो थे उनको बंगाल में बंगला साहित्य के विकास के लिए भी सम्मानित स्थान प्राप्त है। यानी कि ये जो विद्यापति ठाकुर थे, इन्होंने मैथिली साहित्य के साथ साथ जो बंगला साहित्य है दोनों में ही अपना योगदान दिया है। अब हम यहाँ बात करेंगे महत्वपूर्ण हिंदी ग्रंथों की, जो हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि पृथ्वीराज रासो, इसको लिखा था कवि चंद्रबरदाई ने। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके अलावा हम्मीर रासो है, ये सारंगधर की रचना है। खुमान रासो है, ये दलपति विजय की रचना है। इसके अलावा बीसल देव रासो है, जो बीसल देव रासो है वो नरपति नाहल के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आला खंड है, इसको जगनिक ने लिखा है। तो इस तरह से ये हिंदी भाषा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बात करी सल्तनत कालीन संस्कृत और हिंदी साहित्य की। अपने अगले वीडियो में हम जो प्रांतीय साहित्य है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इसी तरह से मध्यकालीन भारतीय इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।